वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में थोड़ा और अंदर जा रहे हैं। एक खास एपीआई पर बात करेंगे, रिज्यूम एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम। सुनने में थोड़ा टेक्निकल है ना? पर इसका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली प्री रेंडर्ड रिएक्ट कंपोनेंट्स को लेता है और नोड जेएस स्ट्रीम यूज करके उन्हें स्टैटिक एचटीएमएल में बदलने का प्रोसेस उसे जारी रखता है। और हमारी आज की बातचीत का सोर्स है रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो मिशन क्या है? हम ये समझना चाहते हैं कि ये एपीआई आखिर है क्या, कैसे यूज होता है और कब ये वाकई काम आता है, खासकर जब हम रिएक्ट की दूसरी रेंडरिंग टेक्निक से इसे कंपेयर करते हैं। इसे आप हमारी पिछली रिएक्ट रेंडरिंग पर हुई बात का अगला हिस्सा समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले ये रिज्यूम एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम एपीआई, ये असल में है क्या? हाँ, तो इसका नाम ही काफी कुछ बताता है, रिज्यूम और प्री रेंडर। ये एपीआई, जैसा आपने कहा, नोड.जेएस एनवायरनमेंट के लिए है। इसका काम है एक रिएक्ट कंपोनेंट ट्री को लेना, जो कह सकते हैं कि पहले से प्री रेंडर होना शुरू हो गया था। अच्छा। और उस प्री रेंडरिंग प्रोसेस को स्टैटिक एचटीएमएल स्ट्रिंग बनाने तक जारी रखना, वो भी नोड.जेएस स्ट्रीम का इस्तेमाल करके। इसमें ये जारी रखना मतलब रिज्यूम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट, मतलब जहां पिछला प्रोसेस रुका था वहीं से ये शुरू करता है। बिल्कुल, ये वहीं से पिकअप करता है जहां पिछला प्री रेंडर रुका था या शायद अबॉर्ट हुआ था। और ये जानना भी जरूरी है कि ये एपीआई स्पेसिफिकली नोड.जेएस के लिए है। अगर कोई ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां वेब स्ट्रीम्स हैं, जैसे डीनो या मॉडर्न एज रन टाइम्स, हाँ, तो उनके लिए रिएक्ट का प्री रेंडर एपीआई शायद ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि ये एपीआई कहाँ फिट होता है। ये हर सिचुएशन के लिए नहीं है। नहीं बिल्कुल, ये कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को नोड.जेएस में से यूज करना है तो कैसा सिंटैक्स कैसा है इसका? हाँ, देखते हैं। बेसिक सिंटैक्स कुछ ऐसा है। कॉन्स्ट प्रील्यूड पोस्टपोन्ड इज इक्वल्स टू अवेट रिज्यूम एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम रिएक्ट नोड पोस्टपोन स्टेट ऑप्शंस। ये एक असिंक फंक्शन है, तो अवेट यूज होता है। ओके, तो तीन मेन पार्ट्स हैं, रिएक्ट नोड, पोस्टपोन स्टेट और ऑप्शंस। एक एक करके समझते हैं। रिएक्ट नोड क्या हुआ? रिएक्ट नोड वो रिएक्ट एलिमेंट या कंपोनेंट है जिसे आप रेंडर करना जारी रखना चाहते हैं। यूजुअली ये आपका मेन रूट कंपोनेंट होता है, जैसे ऐप, जो पूरा HTML डॉक्यूमेंट रेंडर करता है, HTML टैग से लेकर आखिर तक। ये वही UI है जो ओरिजिनल प्री रेंडर कॉल में या पिछले रिज्यूम कॉल में यूज हुआ था। समझ गया, जिस पर काम अधूरा था। अब ये पोस्टपोन स्टेट, ये क्या है? ये सबसे मिस्टीरियस लग रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस एपीआई का दिल है। पोस्टपोन स्टेट एक खास ऑब्जेक्ट है। रिएक्ट डॉग्स इसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओपेक मतलब हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर क्या है, रिएक्ट ने क्या स्टोर किया है। हमें बस इसे हैंडल करना है। ये ऑब्जेक्ट हमें तब मिलता है जब इनिशियल प्री रेंडर कॉल या पिछला रिज्यूम कॉल किसी वजह से अबॉर्ट होता है। अबॉर्ट मतलब प्रोसेस रोक दिया गया। हाँ, मान लीजिए प्री रेंडरिंग चल रहा था और आपने उसे रोका। शायद बिल्ड प्रोसेस में टाइम लिमिट थी या कोई एरर आ गया। तब रिएक्ट आपको ये पोस्टपोन स्टेट ऑब्जेक्ट देता है। अच्छा। अब डेवलपर को इसे कहीं सेव करना है, डेटाबेस में, फाइल सिस्टम पर या S3 जैसे क्लाउड स्टोरेज में। अच्छा। फिर जब रेंडरिंग रिज्यूम करनी हो तो आप इस सेव्ड स्टेट को लोड करते हैं और रिज्यूम एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम को दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरह पास करते हैं। यही स्टेट एपीआई को बताता है कि पिछली बार कहाँ रुके थे और अब कहाँ से शुरू करना है। वाह, ये तो एक तरह का डिजिटल बुकमार्क हो गया सर्वर साइड रेंडर के लिए। हाँ बिल्कुल, अच्छी एनालॉजी है। यही स्टेट रिज्यूम को पॉसिबल बनाता है। ओके, और तीसरा पैरामीटर ऑप्शंस। हाँ, ये ऑप्शनल ऑप्शंस ऑब्जेक्ट है। इसमें आप कुछ चीजें कॉन्फ़िगर कर सकती हैं। दो मेन ऑप्शंस हैं। हाँ। पहला है सिग्नल। हाँ। यहाँ आप एक स्टैंडर्ड अबॉर्ट सिग्नल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। इससे आप सर्वर रेंडरिंग प्रोसेस को बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि रेंडरिंग अगर 5 सेकंड से ज्यादा चले तो अबॉर्ट हो जाए। आप अबॉर्ट कंट्रोलर यूज करके उसका सिग्नल यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन? दूसरा है ऑन एरर। ये एक कॉल बैक फंक्शन है। ये तब कॉल होता है जब सर्वर पर रेंडरिंग के दौरान कोई एरर आता है। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कंसोल लॉग एरर करना, पर आप अपना कस्टम फंक्शन दे सकते हैं एरर लॉगिंग के लिए या एरर के टाइप के हिसाब से कुछ अलग करने के लिए। पर अच्छा प्रैक्टिस ये है कि कस्टम हैंडलर में भी console.error कॉल कर लें। ये ऑप्शंस कंट्रोल और एरर हैंडलिंग के लिए काफी काम के लगते हैं।
अच्छा, मान लीजिए सर्वर पे हमने ये एपीआई यूज करके HTML जनरेट करना रिज्यूम कर लिया, कहानी यही खत्म या क्लाइंट साइड पर भी कुछ करना है? नहीं, कहानी खत्म नहीं होती। बहुत अच्छा सवाल है। सर्वर पर जो स्टैटिक HTML जनरेट हुआ, वो ब्राउजर को भेजा जाता है। पर वो HTML अभी स्टैटिक है, इंटरैक्टिव नहीं। हाँ, उसे जिंदा करने के लिए आपको क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट का हाइड्रेट रूट फंक्शन कॉल करना होता है। अच्छा, हाइड्रेट रूट। हाँ, हाइड्रेट रूट उस सर्वर जनरेटेड HTML को लेता है, उस पर रिएक्ट कंपोनेंट्री अटैच करता है, इवेंट लिसनर्स जोड़ता है और एप्लीकेशन को इंटरैक्टिव बनाता है। ये पूरा सर्वर क्लाइंट वर्कफ्लो है। सर्वर प्री रेंडर या रिज्यूम करता है, HTML बेचता है, क्लाइंट उसे हाइड्रेट करता है। समझ गया, तो हाइड्रेशन स्टेप जरूरी है इंटरैक्टिविटी के लिए। अब वापस सर्वर साइड पे आते हैं। जब रिज्यूम एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम अपना काम पूरा कर लेता है, तो रिटर्न क्या करता है? आपने बताया था कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। हाँ, प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर रेंडरिंग सक्सेसफुली पूरी हो जाती है, तो प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट के साथ रिजॉल्व होता है। इसमें 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रीलूड और पोस्टपोन्ड। प्रीलूड और पोस्टपोन्ड, ये क्या है? प्रीलूड असल में जेनरेटेड HTML का हिस्सा है। ये एक Node.js रीडेबल स्ट्रीम के रूप में मिलता है। इसे आप सीधे क्लाइंट को स्ट्रीम कर सकते हैं। स्ट्रीम मतलब चंक्स में? हाँ, चंक्स में भेज सकते हैं। जैसे जैसे जनरेट होता है, इसे TTFB टाइम टू फर्स्ट बाइट इम्प्रूव हो सकता है, या फिर पूरा स्ट्रीम रीड करके एक स्ट्रिंग बनाकर बेच सकते हैं। ठीक है। और पोस्टपोन्ड, ये फिर से आ गया। हाँ, ये वही पोस्टपोन स्टेज जैसा ऑब्जेक्ट है, पर ये नया वाला है। ये तब मिलता है जब रेंडरिंग सक्सेसफुली पूरी हो जाती है। तो आप इस नए पोस्टपोन्ड ऑब्जेक्ट को सेव करके अगले रेज्यूमे अटेम्प्ट में यूज कर सकते हैं। अगला अटेम्प्ट रेज्यूम टू नोड स्ट्रीम हो सकता है, या फिर से रेज्यूम एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम। ये दिखाता है कि आप प्रोसेस को कई स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं। हालांकि अगर रेंडरिंग पूरी हो जाती है बिना अबॉर्ट हुए, तो ये पोस्टपोन्ड ऑब्जेक्ट नल या अनडिफाइंड होगा। मतलब अब रेज्यूम करने को कुछ नहीं बचा। ये तो काफी फ्लेक्सिबल है, मल्टीपल रिज्यूम स्टेप्स का ऑप्शन। पर अगर रेंडरिंग फेल हो जाए, प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए तो? हाँ, अगर प्रोसेस फेल होता है, कोई अनरिकवरेबल एरर आ गया या प्रोसेस अबॉर्ट हो गया, तो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। यह एक सिग्नल है कि SSR पूरा नहीं हुआ। ऐसे में आपके पास एक फॉलबैक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फॉलबैक जैसे चीज डॉक्यूमेंटेशन में कुछ केवियाट्स मतलब चेतावनियों का जिक्र है, एक लिमिटेशन है नॉन्स को लेकर, ये क्या है? हाँ, ये सिक्योरिटी से जुड़ा है। नॉन्स यूज होता है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP के साथ। CSP एक सिक्योरिटी लेयर है जो XSS जैसे अटैक्स रोकने में मदद करती है। नॉन्स एक यूनिक रैंडम स्ट्रिंग होती है जो सर्वर हर रिक्वेस्ट के लिए जनरेट करता है। ये CSP हेडर में और इनलाइन स्क्रिप्ट टैग्स में जाता है। ब्राउज़र सिर्फ वही स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है जिसका नॉन्स हेडर वाले नॉन्स से मैच करता है। ओके, तो ये सिक्योरिटी के लिए है, पर रिज्यूम एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम के साथ क्यों नहीं यूज कर सकते? प्रॉब्लम प्री रेंडरिंग के स्टैटिक नेचर में है। प्री रेंडर्ड कंटेंट रिक्वेस्ट आने से पहले जनरेट होता है, जैसे बिल्ड टाइम पर। हाँ, अगर आप उस स्टैटिक HTML में नॉन्स डालेंगे, तो वो नॉन्स भी स्टैटिक हो जाएगा। हर यूजर को हर रिक्वेस्ट पर वही नॉन्स मिलेगा। ये नॉन्स के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। नॉन्स को यूनिक और अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए हर रिक्वेस्ट के लिए। अच्छा, हाँ, ये तो गड़बड़ है। हाँ, इससे CSP का वो बेनिफिट खत्म हो जाता है। इसीलिए रिएक्ट ने डिजाइन से ही प्री रेंडर और रिज्यूम इन प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम जैसे स्टैटिक प्री रेंडरिंग APIs में नॉन सपोर्ट नहीं दिया है। तो अगर नॉन्स चाहिए तो आपको स्ट्रीमिंग SSR APIs यूज करने होंगे, जैसे रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम या रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम। वो रिक्वेस्ट के टाइम HTML जनरेट करते हैं और हर रिक्वेस्ट के लिए यूनिक नॉन्स डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी के लिहाज से। तो प्री रेंडरिंग और नॉन्स साथ नहीं चलते। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, आखिर इसे यूज कब करें? किन सिनेरियोज के लिए बनाया है ये? कैसे है? ये रेंडर टू स्ट्रीम से अलग है, खासकर जब डेटा फेचिंग और सस्पेंस यूज हो रहा हो। रेंडर टू स्ट्रीम जब सस्पेंस बाउंड्री पर आता है जिसका डेटा लोड नहीं हुआ, तो वो फॉलबैक UI रेंडर कर देता है। हाँ, लोडिंग स्टेट दिखाता है। एग्जैक्टली। लेकिन रेज्यूमे एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम और प्री रेंडर भी सस्पेंस के साथ अलग तरह से काम करता है। ये इंतजार करता है जब तक सस्पेंस बाउंड्री के अंदर का सारा एसिंग डेटा लोड नहीं हो जाता। अच्छा, पूरा डेटा लोड होने का वेट करता है? हाँ, उसके बाद ही ये प्रॉमिस रिजॉल्व करता है और फाइनल HTML देता है जिसमें डेटा पहले से होता है। तो इसका मतलब हुआ कि
ये उन सिनेरियोज के लिए बढ़िया है जहां हमें फुली कंप्लीट स्टैटिक HTML चाहिए, डेटा के साथ। बिल्कुल। जैसे एक ब्लॉग पोस्ट पेज या प्रोडक्ट डिटेल्स पेज या डॉक्यूमेंटेशन पेज, जिसे आप बिल्ड टाइम पर जनरेट करना चाहते हैं ताकि वो यूजर्स और सर्च इंजिन्स को तुरंत फुली रेंडर्ड मिले। लेकिन अगर हमें इनिशियल कंटेंट जल्दी दिखाना हो, भले ही डेटा बाद में आए, स्ट्रीमिंग करनी हो तो? उस केस में ये API सही नहीं है। अगर स्ट्रीमिंग करनी है ताकि टाइम टू फर्स्ट बाइट कम हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रीमिंग सर्वर साइड रेंडरिंग SSR APIs यूज करने चाहिए, जैसे Node.js के लिए रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम। और वेब स्ट्रीम्स के लिए रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम? हाँ, ये वाला API रेज्यूम एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम स्ट्रीमिंग के लिए नहीं है। ये रिजॉल्व होने का इंतजार करता है। ठीक है, तो SSG वर्सेस स्ट्रीमिंग SSR का ये फर्क साफ है। अब इसकी रिज्यूम कैपेबिलिटी पर वापस आते हैं। ये पार्शियल प्री रेंडरिंग वाली बात, इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या हो सकता है? हाँ, ये रेज्यूम कैपेबिलिटी ही इसे प्री रेंडर से अलग बनाती है। सोचिए आप एक बहुत बड़ी स्टैटिक साइट बना रहे हैं, हजारों पेजेस। हर पेज के लिए डेटा फेच करना पड़ता है। पूरा बिल्ड प्रोसेस घंटों ले सकता है। हाँ, हो सकता है। अब मान लीजिए आपके बिल्ड सर्वर पर रिसोर्स कम है या CI/CD पाइपलाइन में टाइम लिमिट है, मान लो 1 घंटा। आपकी पूरी साइट 1 घंटे में बिल्ड नहीं हो पाती। ओके। या कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स स्लो हो गया। इन सिनेरियोज में आप प्री रेंडर से प्री रेंडरिंग शुरू कर सकते हैं। जब दिक्कत आए, आप प्रोसेस को ग्रेसफुली अबॉर्ट कर सकते हैं। और वो पोस्टपोन स्टेट में लेगा? हाँ, उसे सेव कर लीजिए। बाद में दूसरा प्रोसेस चलाइए जो सेव्ड स्टेट लोड करके रिज्यूम एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम यूज करे और वहीं से जारी रखे। आप इसे कई हिस्सों में भी बांट सकते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई पावरफुल है। बिल्ड प्रोसेस को टुकड़ों में बांटा जा सकता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स बिल्ड पाइपलाइंस पॉसिबल हो जाते हैं। आप शायद क्रिटिकल पेजेस पहले प्री रेंडर करके डिप्लॉय कर दें और बाकी बाद में रिज्यूम करके जनरेट करें। ये फ्लेक्सिबिलिटी बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आ सकती है। ये समझने के बाद क्या ये कहना सही है कि रिज्यूम एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम काफी हद तक प्री रेंडर जैसा ही है, बस इसमें ये रिज्यूम वाली एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है? हाँ, बिल्कुल सही। बिहेवियर काफी मिलता जुलता है। स्टैटिक HTML, सस्पेंस का इंतजार, नॉन सपोर्ट नहीं। बस इसमें वो पोस्टपोन स्टेट लेकर अधूरे काम को आगे बढ़ाने की ताकत है। और क्या रिएक्ट में रिज्यूम का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी API तक है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिएक्ट के पास रिज्यूम टू नोड स्ट्रीम और वेब स्ट्रीम्स के लिए रिज्यूम API भी हैं। ये भी पोस्टपोन स्टेट लेते हैं, पर इनका फोकस हाइड्रेशन स्क्रिप्ट जनरेट करने और क्लाइंट साइड इंटरैक्टिविटी को जारी रखने पर होता है, ये मानते हुए कि प्री रेंडरिंग हो चुका है। रिज्यूमिंग के जनरल कॉन्सेप्ट के लिए रिएक्ट का रिज्यूम डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहिए। ठीक है, तो रिज्यूम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब हमने काफी कुछ जान लिया है। अगर हमें इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो मेन टेकअवेज क्या होंगे? ठीक है, संक्षिप्त में, ये एक Node.js स्पेसिफिक API है। 2, इसका काम है अबॉर्टेड स्टैटिक प्री रेंडरिंग को कंटिन्यू करना। 3, ये SSG के लिए अच्छा है, खासकर डेटा फेचिंग के साथ, क्योंकि ये सस्पेंस का वेट करता है। 4, ये स्ट्रीमिंग SSR से अलग है, ये वेट करता है, स्ट्रीम नहीं करता। 5, सिक्योरिटी रीजन से CSP नॉन्स सपोर्ट नहीं करता। 6, इसकी खास बात रिज्यूम कैपेबिलिटी है, जो पार्शियल बिल्ड्स को पॉसिबल बनाती है। बढ़िया समरी। ये API नीश लग सकता है, पर जिन यूज केसेस के लिए बना है वहां बहुत यूजफुल हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, वो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस क्या हो सकती हैं जहां प्रोसेस को अबॉर्ट करके रिज्यूम करने की जरूरत पड़े। हमने रिसोर्स टाइम लिमिट्स की बात की, पर क्या और कारण हो सकते हैं? शायद कंटेंट प्रायोरिटी के बेस पर क्रिटिकल कंटेंट पहले बाकी बाद में रिज्यूम करें, या A/B टेस्टिंग के लिए। ये पॉज और रिज्यूम की एबिलिटी स्टैटिक साइट बनाने की स्ट्रैटेजीज को कैसे बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में इससे क्या नई पॉसिबिलिटीज खुल सकती हैं। ये वाकई सोचने के लिए एक दिलचस्प पॉइंट है। कैपेबिलिटीज पता चलने पर ही नए यूज के सामने आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फाइनल इफेक्ट।